रहे हैं. ओके, सो बेसिकली इट्स अ रिवीजन ऑफ अ वेक्टर. वेक्टर की जरूरत क्या है और कहाँ हम उसका यूज करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उन सब चीजों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट थिंग, वेक्टर्स, देयर आर so many physical quantities, right? Few of them can be explained by its magnitude only. Few of them requires a magnitude and direction both to represent that physical quantity. अब जैसे मान लीजिए कि बेटा आप मार्केट में जाते हो और आप मार्केट में जाके आप कहो कि मुझे 3 लीटर दूध दे दो, राइट? तो 3 लीटर मिल्क इज इनफ. भाई 3 लीटर मिल्क आप बोलोगे तो चुपचाप से दे देगा वो. आपको यहाँ पे ऐसा तो बोलने की जरूरत है ही नहीं कि 3 लीटर मिल्क दे दो नॉर्थ डायरेक्शन में या साउथ डायरेक्शन में, राइट? ऐसा हमें वहां पर बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है? नहीं तो भगा देगा वहां से. इसका मतलब ये है कि कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है. अब मान लो कि देव ने अपने घर पे पार्टी रखी है, ठीक है? और उस पार्टी में उसने स्टूडेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया, ठीक? अब इनवाइट किया तो उसने ये बोला कि मेरा घर जो है वो अपने इंस्टीट्यूट से 3 किलोमीटर की दूरी पे है. तो उसके जितने भी दोस्त हैं वो पहुंच गए इंस्टीट्यूट पे, पहुंचते फिर वहां से 3 किलोमीटर डिस्टेंस पे चलेंगे. बट द प्रॉब्लम इज कि 3 किलोमीटर डिस्टेंस इन विच डायरेक्शन? बिकॉज अगर यहाँ पर घर है, अगर हम ये कहें कि यहाँ पर घर है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर घर है और इंस्टीट्यूट यहाँ पर है, ठीक है, ये इंस्टीट्यूट है और ये घर है. अब उसे पता है कि मेरा घर यहाँ पर है, बाकी लोगों को तो नहीं पता है. तो इंस्टीट्यूट से घर जाने के लिए कौन सी डायरेक्शन में जाना वो तो उसे पता ही नहीं है, राइट? सो हियर व्हाट वी रिक्वायर अ डायरेक्शन टू रीच टू इस डेस्टिनेशन. भाई डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है. जैसे आपने किया गूगल पे सर्च अहमदाबाद टू बड़ौदा. अब अहमदाबाद से बड़ौदा उसने तो बता दिया कि 120 किलोमीटर है, लेकिन आपको तो पहुंचना है ना 120 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके. तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? डायरेक्शन भी तो चाहिए उसके साथ साथ. 120 किलोमीटर बताने से थोड़ी ना पहुंच जाओगे बड़ौदा. यस और नो? तो वहां पर हमें रिक्वायरमेंट है किस चीज की? हमें रिक्वायरमेंट है वहां पर डायरेक्शन की. तो दैट्स व्हाई वेक्टर क्वांटिटीज को इंट्रोड्यूस किया गया. अब यहाँ पर दो तरीके की क्वांटिटीज हैं, एक है स्केलर और एक है वेक्टर. जो स्केलर क्वांटिटीज है वो क्वांटिटीज है जिसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ किसकी जरूरत होती है? तो मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है. किसकी जरूरत है? मैग्नीट्यूड की. और जिन फिजिकल क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इन दोनों की जरूरत पड़ती है उसे हम कहते हैं क्या? वेक्टर क्वांटिटी. फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे यहाँ पे एक स्टूडेंट है वेद. अगर मान लीजिए वो फ्यूचर में चल के फाइटर पायलट बन जाता है, ठीक है? अब उसको फाइटर पायलट बन गया, अगर उसको इंस्ट्रक्शन दिया गया कि आपको 500 किलोमीटर डिस्टेंस पे जाके मिसाइल लॉन्च करना है या मिसाइल आपको आपका टारगेट 500 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, आपको उसे डिस्ट्रॉय करना है. अब भाई साहब वो तो बैठा है दिल्ली में, तो दिल्ली से उसे मिसाइल वहां पर 500 किलोमीटर कौन सी डायरेक्शन में लॉन्च करेगा? ये 500 किलोमीटर कौन सी डायरेक्शन में उसका टारगेट होगा वो भी तो पता होना चाहिए. Yes or no? Yes. Right? So here we require direction as well. Yes, sir. अब समझिए there are few example for it. For example, distance is a scalar quantity. Mass, distance क्या है? Scalar. Mass क्या है? Scalar. Time क्या है? Scalar. टेम्परेचर स्केलर, स्पीड स्केलर, एनर्जी, ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज कैसी हैं? स्केलर क्वांटिटीज हैं, राइट? अब उसके अगेंस्ट अगर हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज हमें वहां पर किस चीज की जरूरत होती है? डायरेक्शन की जरूरत होती है. देन इफ वी से वेट, तो वेट अगर हम देखें तो वेट क्या होता है बेटा? मास इंटू ग्रेविटी होता है. वेट क्या होता है? मास इंटू ग्रेविटी. दैट ऑल्सो रिक्वायर्ड अ डायरेक्शन. वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन
टाइम। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा, ये b वेलोसिटी इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन that also require a direction to represent it. Then momentum क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, दैट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। बोलो यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे कि चार्ज एंड करंट, इसे मैंने रखा है, चार्ज एंड करंट इसे मैंने रखा है किसमें, स्केलर क्वांटिटीज के अंदर। चार्ज एंड करंट को किस में रखा गया है, स्केलर क्वांटिटीज में। अब आप एक चीज बताइए कि ये जो करंट है, क्या ये करंट स्केलर क्वांटिटी ही है, ये मैंने गलती से लिख दिया है? स्केलर क्वांटिटी, राइट? व्हाई? अब कहने को तो हम ये कहते हैं बेटा कि डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर हम देखें डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल, हम ऐसा ही कहते हैं, राइट? बट जैसे कि आप जानते हैं कि this direction of current is a conventional direction. This direction of current is a conventional direction of the current. Yes or no? अरे आया ना? Yes, तो यहाँ पर हमें पता है कि ये तो conventional direction है। अगर ये conventional direction है, that means what we can say? अगर ये conventional direction है, that means हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि ये जो डायरेक्शन हमने लिया है करंट का, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल, दैट इज अज्यूम्ड डायरेक्शन, राइट? वो कोई उसकी डिफाइंड डायरेक्शन नहीं है, इट्स अ अज्यूम्ड डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि रशियन बुक्स के अंदर करंट की डायरेक्शन जो है बेटा, वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल ली गई है। बोलो यस और नो, राइट? दूसरी चीज एक और है कि करंट जो है वो एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि स्केलर अलजेब्रा को फॉलो करता है। स्केलर अलजेब्रा का मतलब ये है कि वो अलजेब्रा जो आप फर्स्ट स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ते हुए अभी तक आए हैं, राइट? 2 + 3 = 5। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा सर्किट के अंदर कि अगर हम ये कहें कि यहाँ से 2 एम्पियर करंट आ रहा है और यहाँ से 3 एम्पियर करंट आ रहा है, तो यहाँ पर कितना करंट मिल रहा होगा? टोटल 5 एम्पियर करंट मिल रहा होगा। यस और नो? अरे हाँ है ना? इसका मतलब क्या हो गया? ये कैसा, ये जो है 2 एम्पियर + 3 एम्पियर करने पे 5 एम्पियर मिल रहे हैं, मतलब कि ये स्केलर अलजेब्रा को फॉलो कर रहा है। ये किससे फॉलो कर रहा है? क्या ये स्केलर अलजेब्रा को फॉलो कर रहा है बेटा? यस। तो देखो, इसीलिए हमने करंट को किस में रखा है? स्केलर क्वांटिटीज में रखा है। बोलो कोई डाउट? अब यहाँ पर समझिए कि जो स्केलर क्वांटिटीज है वो स्केलर अलजेब्रा को फॉलो करता है, और जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं ये स्केलर अलजेब्रा को फॉलो करता है, और जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करता है। बोलो आई बात समझ में? अब हम यहाँ पे देखें तो स्केलर अलजेब्रा में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन जो है वो पॉसिबल है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन जो है वो पॉसिबल है। किसमें? स्केलर अलजेब्रा में, राइट? और अगर हम बात करें वेक्टर अलजेब्रा की, तो वेक्टर अलजेब्रा में क्या होता है? तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, बट डिवीजन जो है वो पॉसिबल नहीं होता है वेक्टर अलजेब्रा के अंदर। बोलो क्लियर है यहाँ तक? यस यस। नाउ लेट्स से रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। ये तो हमने समझ लिया कि भाई स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज में क्या डिफरेंस होता है, और इतनी देर से हम वेक्टर वेक्टर चिल्ला रहे हैं कि ये वेक्टर होता क्या है, कैसा दिखता है, ये भी तो पता करें। सो लेट्स सी हाउ वी रिप्रेजेंट अ वेक्टर। हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो देख सकते हो आप यहाँ पर कि यहाँ पर हमने लिया है एक वेक्टर जिसे हमने एक एरो साइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है, जिसमें ये वाला जो पार्ट है इसे हम कहते हैं बेटा, दिस इज द टेल। ये है, इसे क्या कहते हैं? टेल कहते हैं, ठीक है? और ये वाला जो पार्ट है इसे हम कहते हैं हेड। समझ में आया? और ये जो बीच में ये जो सेपरेशन दिखाई दे रहा है, दैट इज द लेंथ ऑफ अ वेक्टर। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ ऑफ अ वेक्टर। मतलब कि जो वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड है, उसकी जो लेंथ का मैग्नीट्यूड है उसे रिप्रेजेंट करेगा ये लेंथ बीच वाला। बोलो क्लियर है यहाँ तक?
फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो मैं रिप्रेजेंट करूंगा वेक्टर a इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। फिर ये मैंने लिया वेक्टर b इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। बोलो आई बात समझ में? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं बेटा, वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बोलो यहाँ तक कोई डाउट किसी को? अब समझ लो यहाँ पर हमने कि पॉइंट ए और पॉइंट बी लिया और किसी ने ये पाथ को फॉलो किया है। इफ समवन हैज फॉलोड दिस पाथ, अब जब ये पाथ फॉलो किया है तो हमें तो जब वेक्टर ड्रॉ करते हैं उस टाइम पे हमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट से मतलब होता है। हमें किससे मतलब होता है? इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट से मतलब होता है। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स को ज्वाइन करता हुआ हमने एक एरो बना दिया। अब यहाँ पर एक चीज समझिए कि मैंने बोला कि ये जो डिस्टेंस है दो पॉइंट्स के बीच में, मतलब कि हेड और टेल के बीच में जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। लेकिन एक चीज समझिए कि अगर कोई कहे कि मुझे तो 10 मीटर डिस्टेंस रिप्रेजेंट करना है, तो 10 मीटर बड़ा लंबा थोड़ी ना हम लोग बनाएंगे उसको। भाई एरो जो बनाएंगे वो थोड़ी ना 10 मीटर लेंथ वाला बनाएंगे, यस और नो, राइट? सो 10 मीटर लेंथ का तो हम नहीं बनाएंगे। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हम जो वेक्टर ले रहे हैं बेटा, उस वेक्टर को हमें रिप्रेजेंट करना होगा सिंबल से। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने उसे रिप्रेजेंट किया है। अगर आप किसी भी अल्फाबेटिकल लेटर को कैपिटल ए से, मतलब कैपिटल सॉरी बोल्ड लेटर से रिप्रेजेंट करते हो, सपोज अगर मान लो मैंने यहाँ पर इसे रिप्रेजेंट किया कुछ इस तरीके से, ये मैंने बोल्ड बना दिया। बोल्ड समझते हैं सभी, राइट? तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये जो ए हमने लिया है ये वेक्टर ए है। क्या है ये? वेक्टर ए है। ये भी क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये ऑल्सो, दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स वेक्टर ए, क्योंकि ये दोनों क्या है? बोल्ड है। ठीक है, अगर आपने ए लिखा है उसके ऊपर एरो का साइन है, दैट मींस आल्सो इट इज अ वेक्टर ए। और अगर आपने ए लिखा है उसके ऊपर कैप है, दैट आल्सो रिप्रेजेंट्स कि ए जो है वो कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। बोलो यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं बेटा, वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। बोलो क्लियर है? Yes, sir. अब यहाँ पर देखो मैंने लिखा है वेक्टर ए इज इक्वल टू 10 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन। क्या लिखा है? वेक्टर ए इज इक्वल टू 10 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन। तो वेक्टर ए हमने लिया 10 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन। क्या लिया? 10 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन। तो नॉर्थ डायरेक्शन में लेने का मतलब क्या हो गया? नॉर्थ डायरेक्शन दैट मींस हमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 10 मीटर है, लेकिन उसकी डायरेक्शन कौन सी है? नॉर्थ है। अगर मान लीजिए हमें सिर्फ और सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड से मतलब है, हमें सिर्फ और सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 10 मीटर। मतलब कि आप अगर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वेक्टर ए को आप मॉड के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और या फिर सिर्फ और सिर्फ ए को मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब सिंपल ए लिख दीजिए। दैट आल्सो रिप्रेजेंट्स कि हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। बोलो क्लियर है यहाँ तक? यस और नो? Yes, sir. यस। ओके, अब हम बात करते हैं देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहला वेक्टर है बेटा इक्वल वेक्टर। सबसे पहला वेक्टर कौन सा है? इक्वल वेक्टर। यस सर। ठीक है, तो देखिए इक्वल वेक्टर क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कैसा हो? दोनों मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर सेम, दैट इज योर इक्वल वेक्टर। मतलब कि वेक्टर ए और वेक्टर बी आपने लिया, अब उन दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या है? सेम है, और डायरेक्शन भी कैसी ली है? तो सेम ली है। बोलो यहाँ तक समझ में आया? अरे हाँ या ना? Yes, sir. देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ ड्रॉ करके। सपोज हमने लिया वेक्टर ए और ये वेक्टर ले लिया बी। अब आप देखो दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है? डिफरेंट है, तो ये तो इक्वल वेक्टर होगा नहीं, राइट? डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। अब ये क्या हो जाएगा? अब ये इक्वल वेक्टर बन गया। बोलो आई बात समझ में? Yes, sir. ठीक है, ये क्या हो गया? आपका इक्वल वेक्टर हो गया। अगर अब हम बात करें अनइक्वल वेक्टर की, किसकी बात करें? अनइक्वल वेक्टर की। तो अनइक्वल वेक्टर में क्या होगा बेटा? अनइक्वल वेक्टर में मैग्नीट्यूड में भी सेम और डिफरेंट, and magnitude and direction any of them can be different unequal vector के अंदर। या तो मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है, या तो डायरेक्शन अलग हो सकती है,
या फिर दोनों ही अलग हो सकते हैं। इस तरीके का जो वेक्टर होता है उसे हम क्या कहेंगे बेटा, अनइक्वल वेक्टर। बोलो आई बात समझ में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये वेक्टर ले लूं तो इस वेक्टर का मैंने मैग्नीट्यूड डिफरेंट कर दिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, क्या ये अनइक्वल वेक्टर हो जाएगा? अरे हाँ या ना? यस सर। यस सर। आप समझिए पैरेलल वेक्टर को। अब क्या है पैरेलल वेक्टर? तो पैरेलल वेक्टर में क्या होता है कि डायरेक्शन रिमेन सेम। आपने दो वेक्टर लिए, दोनों वेक्टर की डायरेक्शन कैसी आएगी, सेम आएगी, बट उसका जो मैग्नीट्यूड है दैट मैग्नीट्यूड मे बी सेम और डिफरेंट। मैग्नीट्यूड जो है वो सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा, पैरेलल वेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे, पैरेलल वेक्टर। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये हमने वेक्टर ए लिया और ये हमने वेक्टर बी लिया है, राइट। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कैसा है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कैसा है, डिफरेंट है, लेकिन डायरेक्शन कैसी है, सेम है। तो ये कौन सा वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर है। अगर हम यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम ले रहे हैं और डायरेक्शन भी सेम ले रहे हैं तो भी ये क्या हो जाएगा, पैरेलल वेक्टर हो जाएगा। बोलो आई बात समझ में, राइट। नेक्स्ट है एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर में क्या होता है कि जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम हो सकता है। एंटी पैरेलल वेक्टर में मैग्नीट्यूड में भी सेम और डिफरेंट, मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन हमेशा कैसी होगी बेटा, ऑपोजिट होगी। डायरेक्शन हमेशा कैसी होगी, ऑपोजिट होगी। बोलो यहां तक क्लियर है? यस सर। तो अब यहाँ पर देखिए फॉर एग्जाम्पल ये और ये वेक्टर ए एंड बी दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है, लेकिन डायरेक्शन कैसी है, तो ऑपोजिट है। बोलो क्लियर है यहाँ तक? अब आप देखिए यहाँ पर मैग्नीट्यूड हमने कैसा लिया है दोनों का, वेक्टर ए इज ग्रेटर देन वेक्टर बी, लेकिन मैग्नीट्यूड ए का ज्यादा है बी का कम है, तो मैग्नीट्यूड यहाँ पर डिफरेंट है और डायरेक्शन कैसी है, डायरेक्शन कैसी है, ऑपोजिट। तो इसे हम क्या कहेंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर कहेंगे। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट है नेगेटिव वेक्टर। अब समझिए नेगेटिव वेक्टर में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहेगा। ध्यान रखना, एंटी पैरेलल और नेगेटिव में बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। एंटी पैरेलल में बेटा मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन नेगेटिव वेक्टर में मैग्नीट्यूड हमेशा कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और डायरेक्शन हमेशा कैसे होनी चाहिए, ऑपोजिट होना चाहिए। बोलो क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ये हो गया नेगेटिव वेक्टर। नेक्स्ट है को इनिशियल वेक्टर। तो को इनिशियल वेक्टर्स में क्या होता है, बोथ वेक्टर्स स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट। को इनिशियल वेक्टर में क्या होगा कि बोथ वेक्टर्स स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट। आप देखिए यहाँ पर किसी एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं दोनों वेक्टर, तो इसे हम कहेंगे को इनिशियल वेक्टर। बोलो क्लियर है यहाँ तक? यस। Then there is a co-terminus vector. There is a co-terminus vector. Co-terminus vector का मतलब क्या हो जाएगा कि दोनों वेक्टर किसी एक पॉइंट पे मीट करते हैं, तो मीट एट द सेम पॉइंट। सपोज मान लो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और दोनों वेक्टर किसी एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो इट इज कॉल्ड को-टर्मिनस वेक्टर। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। नेक्स्ट इज को-प्लेनर वेक्टर। नेक्स्ट इज को-प्लेनर वेक्टर। तो को-प्लेनर वेक्टर क्या हो जाएगा, देखिए when two or more than two vectors lying in the same plane are called coplanar vector। दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स अगर एक ही प्लेन में आते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, कोप्लेनर कहते हैं। दूसरी चीज आप एक समझिए कि two vectors always lie in the same plane। दो वेक्टर हमेशा एक ही प्लेन में आएंगे। बात आई समझ में? two vectors always lie in the same plane। कैसे? तो मान लो जैसे ये एक पेन है, ठीक है, दिख गया पेन, ये एक पेन है और ये हमने दूसरा पेन ले लिया, ठीक है। अब अगर मान लो कि ये ऐसा लिया हुआ है, सपोज
ये हमने ऐसा लिया हुआ है, दिख रहा है, एक पेन और एक मार्कर लिया है मैंने, ठीक है। तो जब आप एक Yes, पेन sir. और एक मार्कर लेते हैं तो क्या, अब आप देखेंगे तो ये एक प्लेन हो गया, तो दे कम इन दिस प्लेन, राइट। अगर आप उसको ऐसा ले लो, राइट, हमने उसकी डायरेक्शन चेंज करी, कुछ ऐसे लिया, तो अब ये इस प्लेन में आ गए, ऐसा करेंगे तो ये इस प्लेन में आ जाएंगे, राइट। सो टू वेक्टर्स ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन, ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। दो से ज्यादा हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन दो तो होंगे ही होंगे सेम प्लेन में। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? No. नो सर। नेक्स्ट है कोलिनियर वेक्टर। नेक्स्ट क्या है? कोलिनियर वेक्टर। अब कोलिनियर के लिए आप समझिए एक चीज कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कोलिनियर के लिए कि एक ही लाइन पर दो वेक्टर लाई कर रहे हैं। देखो ये एक वेक्टर है और एक ये दूसरा वेक्टर है। तो व्हेन टू वेक्टर्स लाई ऑन द सेम लाइन, दोनों वेक्टर सेम लाइन पर जब आते हैं तब हम उसे क्या कहेंगे? इट्स अ कोलिनियर वेक्टर। बोलो आई बात समझ में? अरे हाँ है ना? यस। Yes, sir. अब आप देखो यहाँ पर 180 डिग्री पर दोनों है, बट है तो एक ही लाइन पर। अरे अगर मैं कहूं कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो दोनों बोथ वेक्टर्स आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन बट दे आर ऑन द सेम लाइन, सो वी कैन से इट्स अ कोलिनियर वेक्टर। यस और नो? यस। Yes, sir. नेक्स्ट है ऑर्थोगोनल वेक्टर। नेक्स्ट क्या है? ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर में क्या होता है कि व्हेन टू और मोर देन टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल वेक्टर। मतलब कि दो से ज्यादा वेक्टर्स अगर एक दूसरे से कैसे हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे बेटा? ऑर्थोगोनल वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ऑर्थोगोनल वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, आप जिस रूम में बैठे हैं उस रूम का कोई भी एक कॉर्नर आप पकड़ लो। अगर आप किसी एक कॉर्नर को देखेंगे तो वहां से देखेंगे कि एक एक्स एक्सिस जा रही है, एक वाई एक्सिस जा रही है और एक जेड एक्सिस जा रही है। मतलब कि एक पॉइंट से तीन डायरेक्शन आपको दिख रही होंगी। देखो आपके घर में कोई भी कॉर्नर देख Yes, लो, sir. दिखा है? Yes. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। So here we can say when two or more than two vectors are mutually perpendicular to each other are called orthogonal vectors. ठीक है, ये हमारा ऑर्थोगोनल वेक्टर है। देखो this is vector A, this is vector B and this is vector C. So you can see there is vector A and B are perpendicular to each other 90 degree. Vector B and vector C are mutually perpendicular 90 degree. Vector A and vector C are mutually perpendicular 90 degree. बोलो यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. अरे हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है। और एक आता है कॉन्करेंट वेक्टर। कॉन्करेंट वेक्टर या फिर कॉन्करेंट फोर्सेस आगे चल के हम पढ़ेंगे। बेसिकली कॉन्करेंट क्या होता है वो मैं आपको यहाँ पे जस्ट बताना चाहूंगा, क्योंकि आगे चल के इसका कहीं ना कहीं यूज आने ही वाला है। तो कॉन्करेंट का मतलब ये होता है, कई लोग पूछते हैं कि सर क्या कॉन्करेंट ऑर्थोगोनल हो सकता है, क्योंकि ये भी एक दूसरे से ऐसे दिख रहे हैं जैसे, राइट। बट ऐसा नहीं है। आप देखो यहाँ पे दे आर नॉट म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दूसरी चीज, कॉन्करेंट का मतलब ये होता है कि ऑल द वेक्टर्स या ऑल द, अगर हमने फोर्स लिया है तो फोर्स ले सकते हो, दैट ऑल द फोर्सेस एक्ट एट द सेम पॉइंट, ये होता है कॉन्करेंट। ठीक है, व्हेन दे आर एक्टिंग एट द सेम पॉइंट। क्लियर एवरीवन? यानी सर को इनिशियल जैसे ही। हाँ, को इनिशियल नहीं, को इनिशियल भी कह सकते हैं, बट कॉन्करेंट यहाँ पर क्या है कि दे एक्ट एट द सेम पॉइंट, वो एक ही पॉइंट पे काम करते हैं। जनरली हम लोग जो फोर्सेस वगैरह आएंगे आगे चल के उसके अंदर हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, एंड लेट्स से इट्स अ नल वेक्टर। इट्स अ नल वेक्टर। तो नल वेक्टर क्या होता है? अब कहने को ये होता है कि नल वेक्टर में मैग्नीट्यूड क्या होता है? जीरो होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ नल वेक्टर इज जीरो, और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो आर्बिट्ररी होती है। क्यों? एक चीज समझो, तो कई लोग तो ये कहते हैं कि सर मैग्नीट्यूड अगर जीरो है तो उसकी डायरेक्शन कहाँ से पॉसिबल है? भाई मैग्नीट्यूड ही नहीं है तो डायरेक्शन कहाँ से आई? है कि नहीं? तो देखो क्या होता है बेटा कि जैसे मान लो ये वेक्टर ए लिया मैंने, अगर इस वेक्टर ए को मैं बहुत ही छोटा कर दूं, ऑलमोस्ट जीरो,
राइट। तो क्या इसकी डायरेक्शन थी पहले, वो तो मैंने 0 किया बाद में। सिमिलरली अगर मैं वेक्टर बी को यहाँ पर लेता हूँ तो क्या वेक्टर बी को भी ऐसे मिनिमाइज कर सकता हूँ? सिमिलरली वेक्टर सी जो हमने लिया है, क्या उसको भी मैं एकदम छोटा करके 0 वेक्टर बना सकता हूँ? क्या वेक्टर डी को भी हम लोग यहाँ पर मिनिमम कर सकते हैं? यस सर। क्या वेक्टर ई को भी हम सिमिलरली ऐसे ही 0 के आसपास पहुंचा सकते हैं? बोलो आई बात समझ में? तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डायरेक्शन तो थी पहले, बट हमने उसको छोटा करके हमने उसका मैग्नीट्यूड क्या किया है? 0 किया है। इसलिए हम प्री डिटरमाइंड ये नहीं कह सकते कि डायरेक्शन कौन सी हो सकती है, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। बोलो क्लियर है? यस सर। यस सर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ पहले। यस सर। नो सर। कोई डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। नो। अब आप देखिए नल वेक्टर, ठीक है। तो नल वेक्टर क्या है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ अ यूनिट वेक्टर इज 1, तो हमने उसे कह दिया द मैग्नीट्यूड ऑफ अ यूनिट वेक्टर इज 1, तो ये आपका हो गया यूनिट वेक्टर। एंड डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर फ्रॉम व्हिच इट ड्रॉस। अब आप समझिए कि यूनिट वेक्टर जो है पहली चीज तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ये तो हम सबको पता है। लेकिन यूनिट वेक्टर की जो डायरेक्शन है बेटा, वो डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर होती है। मतलब जिस वेक्टर में से हम यूनिट वेक्टर बनाते हैं, या जिस वेक्टर का हमने यूनिट वेक्टर लिया हुआ है, तो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन भी वही होगी जो वेक्टर की डायरेक्शन होती है। बोलो आई बात समझ में? अरे हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो अब देखो यहाँ पर कि हमने यहाँ पर एक वेक्टर लिया है, ठीक है, और ये वेक्टर हमने लिया है कोई ए। यहाँ पर हमने कोई एक वेक्टर ले लिया है ए, और इस वेक्टर ए का हमने रिप्रेजेंट किया कि भाई ये यहां से लेकर यहां तक ये वेक्टर ए है 5 सेंटीमीटर का मान लो, ठीक है। तो उसका मैग्नीट्यूड 5 सेंटीमीटर ये तो पता चल गया। अब हमने क्या किया कि इसमें से एक एक यूनिट लिया कि ये इतना जो है 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमने इसे 5 पार्ट्स लिए। तो इसका मतलब ये एक ए कैप, ये कैप, ए कैप, ए कैप और ए कैप, हमने इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट किया। तो हम क्या लिख सकते हैं कि वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ ए कैप लिख सकते हैं, यस और नो? वेक्टर ए को हम क्या लिख सकते हैं? 5 टाइम्स ऑफ ए कैप लिख सकते हैं, यस और नो? यस। ठीक है। यस सर। तो अब आप समझिए कि यहाँ पर हमने ये जो ए कैप लिखा है, इस ए कैप को मैं क्या लिख सकता हूँ? तो वी कैन राइट ए कैप इज इक्वल्स टू, देखें यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ये ए कैप को सब्जेक्ट अगर बनाते हो तो हम लिख सकते हैं ए कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर ए बाय 5 लिख सकते हैं बेटा। यस तो सर। एक चीज समझिए कि जो 5 आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये 5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट्स अ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, इट्स अ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मतलब कि ये मॉड ऑफ हमने ए से रिप्रेजेंट किया है, या फिर हम सिर्फ ए से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए बाय 5। तो ये जो वेक्टर ए बाय 5 लिखा है उसे हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए बाय मॉड्यूलस ऑफ ए। बोलो यहाँ तक क्लियर है? तो ये आपका हो जाता है बेटा यूनिट वेक्टर, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? Let's say फ्री वेक्टर और पैरेलल शिफ्टिंग मेथड, ठीक है। तो बेटा फ्री वेक्टर क्या होता है? किसी भी वेक्टर को आप स्पेस में फ्री कर देते हो, दैट इज अ फ्री वेक्टर, पहली चीज। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने कोई वेक्टर ए लिया है, ठीक है। अब आप इस वेक्टर ए को फ्रीली शिफ्ट कर रहे हैं, एक पॉइंट से बी पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है? द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड शुड नॉट चेंज। आप जब किसी वेक्टर ए को एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करते हैं तो उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज भी करते हैं, तो उस मेथड को पैरेलल शिफ्टिंग मेथड कहते हैं और उस वेक्टर को हम फ्री वेक्टर कहते हैं।
जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने वेक्टर ए लिया और उस पे से वेक्टर बी को मैंने, मतलब वेक्टर ए को ही मैंने नीचे की तरफ शिफ्ट किया जिसको मैंने वेक्टर बी नाम दिया है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है। बोलो क्लियर है? अरे हाँ या ना? यस सर। पक्का? यस यस सर। पक्का समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। यस यहाँ पर एक और एग्जांपल देखो इसका, दिख रहा है सभी को कि क्या यहाँ पर यस सर। आप देख सकते हो कि वेक्टर ए वेक्टर सी से मैंने रिप्रेजेंट किया है, ठीक है? वेक्टर सी से मैंने क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है, और वेक्टर सी से जो हम रिप्रेजेंट करते हैं इस वेक्टर को, और उसी को हम शिफ्ट कर रहे हैं विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, सो हम उसे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे बेटा? फ्री वेक्टर। पैरेलल फ्री वेक्टर। चलो बहुत बढ़िया। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? पहले यहाँ तक बताओ। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। अगर हम बात करें एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स की, ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए बेटा कि जब भी हमें वेक्टर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है, तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ये सब चीजें आप तभी कर सकते हो जब आपको दो वेक्टर के बीच का क्या पता हो, एंगल पता हो। इसलिए अभी हम स्टडी करेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब आप यहाँ पे देखिए कि हमने एक वेक्टर लिया है, जहां पर जिसको डाउट है पूछ लेना बेटा, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये वेक्टर ए हमने लिया है बेटा, और यहाँ पर हमने कोई वेक्टर बी लिया है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में आपको एंगल कितना दिखाई दे रहा है? थीटा एंगल दिखाई दे रहा है, यस और नो? यस सर। ठीक है। अगर मैं इसे कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करूं कि ये हमारा वेक्टर बी है, लेट्स से दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, तो क्या वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में ये जो एंगल थीटा आपको दिखाई दे रहा है, क्या ये एंगल थीटा सही है? नो सर राइट, दिस इज नॉट राइट, ये एंगल हम थीटा नहीं ले सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा इस कंडीशन में, टू फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। मान लो कंडीशन कुछ ऐसी थी, आपको दिया हुआ ये है, समझिए ऐसे दिया हुआ है आपको, एक्चुअली ये सिचुएशन है हमारे सामने, ठीक है, कि वेक्टर ए और वेक्टर बी और उसके बीच में कोई एंगल थीटा है, लेकिन क्या ये वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल थीटा लिखना जो हमने लिखा है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है, राइट। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स जब आपको फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ये वाला जो वेक्टर आपको दिखाई दे रहा है वेक्टर बी, इस वेक्टर बी को हम क्या करेंगे बेटा, पैरेलली शिफ्ट करेंगे, बिकॉज ये वेक्टर बी आपको दिखाई दे रहा है, इसको मैं शिफ्ट करके आगे लेके आऊंगा यहाँ पर इस जगह पे। और अब आप देखिए कि यहाँ पर ये एंगल बन रहा है थीटा, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये एंगल क्या बन रहा है आपका थीटा। मतलब यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी के बीच में, अब ये जो एंगल बनेगा दैट एंगल इज गोइंग टू बी योर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। बोलो, आई बात समझ में? सर हाँ बोलो। सर ये तो माइनस वेक्टर बी होगा ना सर? सॉरी, वेक्टर बी जो होगा वो नीचे वो माइनस होगा ना सर? क्यों? क्योंकि क्यों सर माइनस जो क्यों? नीचे आ रहा है। हाँ तो मैंने तो बोला ही उसको फ्री वेक्टर, फ्री वेक्टर में मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होता है ना डायरेक्शन चेंज होती है, तो फिर कहाँ से हमने उसको माइनस ले लिया? वो जो तू बात कर रहा है दैट इज फॉर द सब्ट्रैक्शन, उसमें डायरेक्शन चेंज होती है, इसमें डायरेक्शन चेंज थोड़ी ना हो रही है। डायरेक्शन देख, नीचे की डायरेक्शन है और बाद में भी नीचे की डायरेक्शन है, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आ रहा है। आई बात समझ में? यस। सो दिस इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। अरे हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस अब यहाँ पर एक चीज समझो,
यहाँ पर कुछ हमने एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है। अच्छा, एक और जो मिथ होता है वो भी मैं बता दूं। कई टीचर्स ऐसा कहते हैं कि जो छोटा एंगल होता है वो ले लेना चाहिए। जैसे मान लो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि सपोज ये मैंने वेक्टर ए लिया है, ठीक है, और ये वेक्टर बी लिया है। सबसे पहली चीज तो हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स जब लेते हैं तो दोनों के ये पॉइंट ज्वाइंट होने चाहिए, टेल टेल, उसके बीच में एंगल हमें निकलना होता है, ठीक है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो बेटा ये एंगल कितना हो जाएगा, 360 माइनस थीटा। तो डेफिनेटली हम लोग क्या लेते हैं एंगल कि भाई वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल थीटा हम लेके खुश रहते हैं। मतलब हम लेते हैं द एंगल शुड बी लेस देन, एंगल शुड लाई बिटवीन 0 to पाई। 0 इज लेस देन थीटा, लेस और इक्वल थीटा इज लेस इक्वल टू पाई, ठीक है। इसका मतलब जो थीटा एंगल है वो 0 से पाई के बीच में वर्क करेगा, 0 से पाई के बीच में आएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज समझो कि 360 माइनस थीटा नहीं लिया, राइट। आप चाहो तो ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, सिर्फ उसमें नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस हो जाता है, यही एक प्रॉब्लम रहती है। इससे कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है, नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस होते ही। इसलिए हम क्या करते हैं, हम जिस ऐसा एंगल लेते हैं जो 0 से पाई के बीच में आ रहा हो। बोला ये बात समझ में। बट ऐसा किसी भी किताब में नहीं लिखा हुआ है कि आप उससे बड़ा एंगल नहीं ले सकते। हम लेते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए, लेकिन कुछ टीचरों ने इसको ऐसा बोल देते हैं कि छोटा एंगल होता है वो ले लो। वो बात सही है कि छोटा एंगल होता है ले भी लेना चाहिए, क्योंकि वो 0 से पाई के बीच में आता है तो आपको नेगेटिव साइन नहीं आएगा वहां पर। लेकिन ऐसा किसी किताब में लिखा नहीं है कि आप बड़ा एंगल नहीं ले सकते हो। बोलो ये बात क्लियर है सभी को? Yes, sir. Now Yes. anyone has any doubt here? No, sir. अब समझिए आगे। देखो यहाँ पर हमने लिया है, ये वेक्टर ए है, ये अलोंग एक्स एक्सिस है, ये वेक्टर बी है, ये एक्स एक्सिस है, ये वेक्टर सी है और ये एक्स एक्सिस है। तो अगर हम देखें तो ये बेसिकली एक्स एक्सिस तो आपका सिर्फ ये है, दिस इज योर एक्स एक्सिस। एक वेक्टर ए ऐसा जा रहा है, एक वेक्टर बी ऐसा जा रहा है और एक वेक्टर सी ऐसा जा रहा है। जा रहा है कि नहीं जा रहा? अरे हाँ या ना? Yes, sir. Yes. तो अब आपसे कहा जा रहा है कि ये एंगल बेटा 30 है, ये एंगल 30 है और ये एंगल 45 है। तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। तो अब आप बताइए एंगल ए और बी के बीच में, वेक्टर ए और बी के बीच में एंगल दिखाई दे रहा है, ये आपका वेक्टर ए और ये आपका वेक्टर बी है। तो वेक्टर ए से बी के बीच में ये एंगल कितना आएगा बताओ जल्दी से? 60 आ रहा है 60 डिग्री आ रहा है। 60 तो ये डिग्री। बिल्कुल सही है, 60 डिग्री, राइट। फिर आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड सी, बी और सी के बीच में। तो ये रहा बी और ये रहा सी। तो ये यहाँ से कितना था 45 और यहाँ से कितना है 30। तो 45 माइनस 30 कितना आएगा बी से सी के बीच में? 10 डिग्री 15. 15 आएगा। कितना आएगा? 15 आएगा। और आपसे पूछा जाए वेक्टर ए और वेक्टर सी के बीच में कितना एंगल आएगा? वेक्टर ए एंड वेक्टर सी के बीच में। तो आप समझिए यहाँ पर कि बेटा हमने वेक्टर सी और एक्स के बीच में एंगल है 45 डिग्री। तो आपसे पूछा जा रहा है ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर सी है। तो वेक्टर ए से सी कितना एंगल बनेगा? ये 30 और देन 45। तो 30 प्लस 45 कितना हो जाएगा बेटा? 30 प्लस 45 कितना हो जाएगा? 75। तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड सी क्या मिलेगा हमें? 75 मिलेगा। बोलो आई बात समझ में? 25. अरे हाँ या ना? Yes, sir. Yes. बोलो कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। ठीक है, चलो। तो यहाँ तक हमने स्टडी किया किसके बारे में? हमने स्टडी कर लिया कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे फाइंड किया जाएगा। ठीक, अब आप आगे समझिए कि जब भी हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, जब भी हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, उसमें दो मेथड होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करने का। एक होता है बेटा ग्राफिकल मेथड और एक होता है एनालिटिकल मेथड। कौन सा मेथड होता है? ग्राफिकल और एक होता है एनालिटिकल मेथड। ठीक है, लेकिन ग्राफिकल और एनालिटिकल मेथड पे जाए उससे पहले मैं आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बारे में थोड़ा सा, मतलब उसको डिटेल में बाद में लेंगे, अभी छोटा सा पार्ट बता रहा हूँ आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बारे में।
फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक्स वाई प्लेन में पहले ड्रॉ कर देता हूँ। लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है, ये आपका एक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया, और यहाँ पर हमने कोई ले लिया वेक्टर ए, यहाँ पर हमने क्या ले लिया, वेक्टर ए ले लिया, ठीक है। अब एक चीज समझिए कि अगर वेक्टर ए का कंपोनेंट निकालना हो, रेजोल्यूशन का मतलब होता है बेटा कि हम उसके कंपोनेंट निकालते हैं। मतलब कि अगर हम ये कहें कि वेक्टर ए ने एक्स एक्सिस के साथ में थीटा एंगल बनाया है, वेक्टर ए ने एक्स एक्सिस के साथ में क्या एंगल बनाया है, थीटा एंगल बनाया है। तो जो वेक्टर ए का इसके ऊपर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर वेक्टर ए का ये जो कंपोनेंट मिलेगा उसको हम नाम दे देते हैं ए एक्स। क्या नाम दे देते हैं, ए एक्स, ठीक है। तो वेक्टर ए का एक्स एक्सिस के अलावा जो कंपोनेंट मिलेगा ए एक्स, उसको हम लिख सकते हैं ए कॉस थीटा। क्या लिख सकते हैं, ए कॉस थीटा। ध्यान से समझिए, क्या लिया आपने, ए कॉस थीटा, ठीक है। अरे हाँ या ना। इवन अगर आप यहाँ पर समझे इसको इस तरीके से कि मान लो ये एंगल थीटा था, ये एंगल थीटा था, और ये वाला जो पार्ट है ये हमने ए एक्स अज्यूम किया है। ये क्या हमने अज्यूम किया, ए एक्स अज्यूम किया है। जो रेड कलर से मैंने मार्क किया है वो आपने मान लो ए एक्स लिया। तो बेटा कॉस थीटा क्या होता है, फॉर्मूला आप सबने पढ़ा है कॉस थीटा का। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है आपका, तो बेस है आपका ए एक्स, और हाइपोटेन्यूज आपने क्या लिया है, तो वेक्टर ए। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू दिस बाय दिस। तो ax इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, अभी वेक्टर साइन में हटा देता हूँ, सिंपल ये लिख लेते हैं। तो ax इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, a cos थीटा आएगा। यस और नो, क्या ये बात समझ में आई यशवी? यस सर। अब अगर मान लो कोई ये कहे कि सर अगर हम यहाँ पर करें तो क्या आएगा, y एक्सिस पे, अगर मैं y एक्सिस पे वेक्टर a का प्रोजेक्शन डालूं यहाँ पर, तो ये वाला जो पार्ट है दिस इज ए वाई, दिस इज ए वाई। तो यहाँ पर हम समझो ये एंगल क्या आएगा, 90 माइनस थीटा आएगा। क्या आएगा एंगल, 90 माइनस थीटा। तो हमेशा याद रखिए हम लिख सकते हैं cos ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स क्या लिखेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो cos 90 माइनस थीटा में बेस क्या है आपका, तो बेस हो जाएगा ए वाई, और हाइपोटेन्यूज हम क्या लिखेंगे, तो ए लिखेंगे। बोलो यस और नो। अरे समझ में आ रहा है बेटा, यस सर। पक्का? यस मैं ये कह रहा हूं कि ये जो हम बनाएंगे यहाँ पर, तो ये आपका ये ए है और ये एंगल क्या है, तो 90 माइनस थीटा। तो क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपका ए वाई है, हाइपोटेन्यूज आपका ए है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा। अब जिन जिन बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है और जिन जिन बच्चों ने वो क्या बोलते हैं क्वाड्रेंट्स वाला पार्ट पढ़ा है, वो सबको पता है कि cos पाई बाय 2 माइनस थीटा का मतलब क्या होता है, sin थीटा होता है। यस और नो? cos पाई बाय 2 माइनस थीटा का मतलब क्या होता है, तो sin थीटा होता है। और sin थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, ए वाई बाय ए। तो ए वाई इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, ए वाई इज इक्वल टू लिखेंगे ए sin थीटा। बोलो यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये हो गया रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हमारा, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे हमें निकालना आया। अरे हाँ या ना? यस सर। ठीक है। अगर हम आगे देखें इसे, मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। सपोज ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। और यहाँ पर हमने कोई ये वेक्टर ए ले लिया। अब हमने ये कहा कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एंड वेक्टर ए ने वाई एक्सिस के साथ में थीटा एंगल बनाया है, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए कि अगर मैं इसमें से प्रोजेक्शन डालता हूँ नीचे यहाँ पर,
और यहाँ पे इससे इस पे परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन डाल रहा हूँ, तो दिस इज ax, दिस इज ax and this one is ay. So what is the value of ax and ay? ay equals to a sin theta equals to ax कितना आएगा भाई कविश? एक मिनट cos theta कितना आएगा? cos theta। हाँ सर cos theta। तेरा मारूंगा ना तेरे को बढ़िया से, तीसरी बार पढ़ रहा है नालायक। जय जय सर मैं बोलूं? हाँ बोल। साइन थीटा। हाँ ax की वैल्यू क्या आएगी? a sin theta ए साइन थीटा। थीटा सर। और ay की क्या आ जाएगी? a cos थीटा। कैसे ए हुआ cos देखो, थीटा। देखो कैसे। अब वेक्टर ए ने इसके साथ एंगल थीटा बनाया है, राइट? तो ये आपका ay है, तो cos थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है आपका? ay और हाइपोटेनियस क्या है आपका? a। तो ay इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? a cos थीटा आएगा। और यहां पर समझो ये एंगल कितना है? 90 माइनस थीटा, ठीक है? तो हम लिख सकते हैं cos ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू ax अपॉन a। अरे हाँ है ना? cos थीटा हाँ, cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस हमने क्या लिया है? ax और हाइपोटेनियस क्या लिया है? तो a। तो ax इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? a टाइम्स ऑफ cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? sin थीटा हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो नो सर। ठीक है, सर अब आगे समझिए। When we represent a vector in a graphical way, ग्राफिकल मेथड से जब भी आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, ग्राफिकल मेथड। कविश तेरा माइक ऑन रह गया है। हाँ सर। ग्राफिकल मेथड, तो आप समझिए ग्राफिकल मेथड में सबसे पहले तो मान लीजिए हमारे पास में वेक्टर ए है और एक कोई वेक्टर बी है। सपोज ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। अगर हमें इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है तो क्या करेंगे? ऐड करने के लिए तो एक सिंपल सा रूल है कि जिस वेक्टर को ऐड करना है, ठीक है, सपोज हमें कह रहे हैं वेक्टर बी को ऐड करना है, तो वेक्टर बी को ऐड करना है तो वेक्टर बी को वेक्टर ए के हेड पे रखना पड़ेगा। कहाँ पे रखना पड़ेगा वेक्टर बी को? वेक्टर ए के हेड पे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर देखें, लेट्स से दिस इज वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है, तो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। तो वेक्टर बी को हमने क्या किया? वेक्टर बी का जो वेक्टर बी को वेक्टर ए के किसके ऊपर रख दिया? हमने हेड के ऊपर रख दिया है। बोलो यस और नो? यस सर। यस सर। तो वेक्टर बी इज प्लेस्ड ऑन द वेक्टर ए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जो वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो वेक्टर ए का टेल और वेक्टर बी के हेड को मिला देंगे। तो दिस इज द टेल, दिस वन इज हेड ऑफ द वेक्टर ए, दिस इज टेल ऑफ वेक्टर बी एंड दिस इज हेड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। तो वेक्टर ए का टेल और वेक्टर बी को हेड को ज्वाइन करेंगे तो ये हमें वेक्टर मान लीजिए मिलता है। सपोज सी इट इज गोइंग टू बी एडिशन ऑफ वेक्टर ए प्लस बी। तो दिस इज द ग्राफिकल मेथड। बोलो यहाँ तक क्लियर है? सबसे पहले ये बताइए। यस सर। यस सर। वेक्टर सी इज इक्वल टू हम लिख दिया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक। अब समझिए कि अगर हम इन वेक्टर्स को, ये मैंने किया एडिशन, मान लो सब्ट्रैक्शन करना है तो क्या करेंगे? ये तो मान लो मैंने किया एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स,
एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। और अगर मान लो ग्राफिकल मेथड से सब्ट्रैक्शन करना है तो क्या करेंगे, सपोज सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स यूजिंग अ ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो क्या करेंगे बेटा इसके लिए, सपोज यहां पर हम ले लेते हैं दो वेक्टर ले लेते हैं, सपोज ये हमने लिया वेक्टर ए और यहां पर लिया वेक्टर बी, ठीक है। अब आपसे कहा जा रहा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में सब्ट्रैक्शन करना है। तो जिस वेक्टर को, ये वेक्टर बी है, इस वेक्टर को हमें इसमें से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है वेक्टर ए में से। तो क्या करेंगे, इसका नेगेटिव वेक्टर बना लेंगे, इसका नेगेटिव वेक्टर यहाँ पे आ जाएगा कुछ ऐसे। इससे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ बी, बिकॉज वी हैव चेंज द डायरेक्शन। यस सर। वही जैसे हम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करते हैं, क्या वैसे हम वेक्टर ए प्लस ऑफ माइनस ऑफ वेक्टर बी कर सकते हैं। तो मैंने वही किया, यस सर। वेक्टर ए प्लस ऑफ माइनस ऑफ वेक्टर बी, बिकॉज वेक्टर बी का नेगेटिव हमने कर दिया, नेगेटिव वेक्टर लेके। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, इन दोनों के बीच से हमें रिजल्टेंट कुछ यहाँ मिलेगा। बोलो आई बात समझ में, ठीक है। अरे हाँ या ना, यस सर। यस सर। बोलो कोई दिक्कत। अगर No, यहाँ पर sir. हमें यूज करना है तो क्या करेंगे, सपोज मान लो इसी को मैं यहाँ पे बताऊं कि ये वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो वेक्टर बी की डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस ऑफ वेक्टर बी, क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ वेक्टर बी। तो ये तीसरा वेक्टर है जिससे हम ज्वाइन करेंगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से। तो ये हमें क्या दे रहा होगा, वेक्टर सी दे रहा होगा। बोलो समझ में आया, यस। कोई डाउट यहाँ तक किसी को। No, sir. Anyone has any doubt? नो सर। ग्राफिकल मेथड को थोड़ा बहुत हमने समझा है अभी, इससे हम डिटेल में कल लेके चलेंगे, ठीक है, जिसमें पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में भी स्टडी करेंगे।